नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और एक रोचक खबर लाया हूँ आपके लिए। एक खुफिया फोर्स है। खबरें बताती हैं कि इस खुफिया फोर्स ने 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना की मदद की है चुशुल सेक्टर में चीन के खिलाफ कार्रवाई करने में। इस खुफिया फोर्स से चीन का मूड खराब रहता है। फोर्स का नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ। क्या है ये एसएफएफ और ऐसा क्या खास है कि चीन का मूड झंडू हुआ रहता है? भारत की सेना से क्या संबंध है? अभिषेक भैया आपके लिए रोचक खबर लेकर आए हैं। चलते हैं साल 1950 में। एक साल पहले चीन में 1949 में चीन में आई थी माओ की सरकार और 1950 में चीन ने तिब्बत में घुसपैठ कर दी। चीन की ताकत का दबाव भारी था तिब्बत पर। इसी दबाव में तिब्बत के प्रतिनिधियों ने 1951 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत तिब्बत को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्वायत्त क्षेत्र घोषित करने का वादा किया गया। अब चीन की सेना ल्हासा में थी। इसके बाद 1956 और 1959 में तिब्बतियों ने छिटपुट आंदोलन किए, लेकिन चीन ने अपने बाहुबल से इसे दबा दिया। अब तिब्बत जो है वो चीन के अधीन आ चुका था, लेकिन अंदर एक प्रोटेस्ट पनप रहा था। तिब्बती लड़ाकों में चीन को लेकर भारी गुस्सा और असंतोष तो था। तो 1957 में कुछ तिब्बतियों ने मिलकर एक लड़ाका यूनिट तैयार की, नाम चुशी गांगड्रुक, माने 4 नदियों और 6 पर्वतों के क्षेत्र की सेना। पहले ये यूनिट तिब्बत के क्षेत्र खाम तक सीमित थी। फिर 1958 में संख्या बल बढ़ने के साथ साथ ये पूरे तिब्बत का प्रतिनिधित्व करने वाली एक रेबेल फोर्स लड़ाका यूनिट की तरह हो गई, चीन की मुखालफत के तेल पानी के साथ लैस। अब ये वो दौर था जब अमेरिका ने तिब्बत के मसलों में गहरी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। चुशी गांगड्रुक के गुरिल्ला लड़ाकों से अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने संपर्क किया। कहा जाता है कि CIA ने चुशी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए पहले तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, कैंप लगाए। फिर बाकायदा अपने देश में कैंप चलाए, लड़ाकों को वहां ले जाकर ट्रेनिंग दी, फिर वापस तिब्बत भेज देते थे। अब चुशी गांगड्रुक के पास अब तक अच्छा खासा संख्या बल हो चुका था, लगभग 20,000। अब उन्हें लगा था कि CIA से हथियारों की अच्छी मदद मिलेगी और चीन को खदेड़ देंगे तिब्बत से, लेकिन ऐन मौके पर CIA ने गोली दे दी। चुशी गांगड्रुक को पुराने और दगे हुए हथियार मिले, विद्रोह असफल हो गया, चुप्पी मारकर बैठ गए और ऐसे हालात बने कि दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा। उनके साथ तमाम चुशी लड़ाके भी कथित तौर पर भारत आ गए। इसी के कुछ साल बाद 62 की जंग में भारत चीन से बुरी तरह हारा। भारत ने पूरा ध्यान सेना को मजबूत करने में लगाया। भारी संख्या में फौज में भर्तियां हुई, सैनिक प्रशिक्षण और रणनीति में बड़े बदलाव किए गए। भारत ने तय किया कि चीन से बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अगर दोबारा हमला हो जाए तो हमारी तैयारी पूरी रहे। इसी तैयारी का हिस्सा थे सेना के माउंटेन डिविजन्स, यानी सेना की वो टुकड़ियां जो पहाड़ी इलाकों में लड़ने में माहिर हों, जैसे चीन की सीमा पर पड़ते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की टुकड़ियों में भर्ती के लिए उस वक्त के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ BN मलिक ने एक प्लान तैयार किया तिब्बती लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का। इनमें से तमाम लड़ाके पहले कभी चुशी का हिस्सा हुए करते थे, लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं कि चीन ने जब इनका विद्रोह कुचला तो वो चुप्पी मारकर बैठ गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से प्लान डिस्कस किया गया। मेजर जनरल सुजान सिंह उबन को यह जिम्मा दिया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 22 माउंटेन रेजिमेंट को कमांड कर चुके थे। 1962 में तिब्बती लड़ाकों को बाकायदा एक पुराने गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में ले जाकर ट्रेनिंग दी गई। इस यूनिट का नाम दिया गया एस्टेब्लिशमेंट 22। 1967 में नाम बदला गया, नया नाम आया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF। अब इस SFF का गठन भारत के लिए कितना अहम रहा, इस बात को इंडिया टुडे के डिफेंस जर्नलिस्ट संदीप उन्नीथन की रिपोर्ट से समझिए। उन्होंने बताया कि जब भी हम भारत की सीक्रेट फोर्स का जिक्र करते हैं तो इसके 2 हाथ हैं। पहला है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी DGS, जिसका 1963 में गठन हुआ, और दूसरा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, ये 1968 में इसका गठन हुआ। रॉ पर बाद में बात करेंगे, लेकिन DGS के फिर 2 भाग आते हैं। पहला है एविएशन रिसर्च सेंटर, यानी नाम से ही स्पष्ट है, ये एयरबोर्न इंटेलिजेंस की बात करता है, एक किस्म की मिनी एयरफोर्स जो स्पाई प्लेन्स वगैरह का काम संभालती है। और दूसरा, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, SFF। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की सीक्रेट फोर्सेस का जो अहम ढांचा है उसमें SFF की भूमिका क्या है। SFF कैसे काम करती है? SFF पूरी तरह एक खुफिया यूनिट है। इसे भारतीय आर्मी का हिस्सा तो नहीं माना जा सकता, लेकिन ये आर्मी के कंट्रोल में काम करती है, यानी आर्मी से अलग एक खुफिया आर्मी यूनिट। इनकी भर्ती प्रोसेस से अलग होती है, ट्रेनिंग अलग होती है, महिलाएं भी SFF का हिस्सा होती हैं। SFF में रैंक्स भी भारतीय आर्मी के समकक्ष होती है और इसको लीड करते हैं इंस्पेक्टर जनरल SFF, जो कि मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। SFF मिलकर बनता है कुल 6 विकास बटालियन से। हर बटालियन में 800 जवान, यानी मिला जुलाकर 5000 SFF जवान। खासियत क्या होती है कि ये पहाड़ियों पर, ऊंचे स्थानों पर लड़ाई में माहिर होते हैं, दुश्मन के इलाके में जाकर लड़ने में माहिर, जेनेटिक रूप से भी काफी एथलेटिक होते हैं, मजबूत कटकाठी। यही वजह है कि 50 के दशक से लेकर आज तक PLA यानी चाइनीज आर्मी SFF से उलझने में दूरी बनाए रखना ही प्रेफर करती है। SFF की हालिया भूमिका क्या रही है?
एसएफएफ की पहली बड़ी भूमिका 1971 की लड़ाई में रही, जब एसएफएफ ने उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश के चटगांव हिल्स के करीब भारतीय सैनिकों की बड़ी मदद की थी। माना जाता है कि एक खुफिया ऑपरेशन के तहत करीब 3000 एसएफएफ जवानों को मैदान में उतारा गया। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के भागने के सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार और कारगिल युद्ध में भी एसएफएफ की भूमिका रही। कारगिल में तो करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर 0 से भी कम तापमान में एसएफएफ ने मोर्चा संभाला था। एसएफएफ ने अब तक जितने भी मोर्चों पर भारतीय सेना की मदद की है उसे अक्सर छिपाकर ही रखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये खुफिया यूनिट है। ये सारी जानकारियां अलग अलग सूत्रों से जुटाई हुई या रिटायर्ड सैन्य अफसरों, रिटायर्ड एसएफएफ अफसरों से ही छनकर बाहर आती रही। लेकिन अब चीन के साथ पैंगोंग में 29 से 31 अगस्त तक हुए घटनाक्रम के बाद यह पहला मौका है जब एसएफएफ की स्पष्ट मौजूदगी घटनाक्रम के साथ ही बाहर आ रही है। इसकी वजह है कंपनी कमांडर नाइमा तेंजिंग की मौत। कथित तौर पर वे 31 अगस्त को ईस्ट लद्दाख के पास एक लैंडमाइन ब्लास्ट में मारे गए। इसके बाद यह खबर बाहर आने लगी कि एसएफएफ भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल था। संदीप पुनिथन ने अपनी रिपोर्ट में नाइमा तेंजिंग का मौत का जिक्र भी किया है। वे 7वीं विकास बटालियन का हिस्सा थे। सोशल मीडिया पर भी नाइमा को याद किया जा रहा है। राम माधव ने भी ट्वीट करके डिलीट कर दिया। संदीप बताते हैं कि एसएफएफ की जरूरत को पहचानते हुए भारतीय सेना ने मई के बाद से ही उनकी लद्दाख में तैनाती शुरू कर दी थी। धीरे धीरे ये मूव काम कर गया और भारतीय सेना ने एसएफएफ की मदद से चीन पर एक बड़ी रणनीति बढ़त हासिल की है। चीन भी हमेशा से जानता रहा है कि एसएफएफ से निपटना उसके लिए मुश्किल साबित होता रहा है, इसलिए अब वो इस बात से काफी अपसेट है कि भारत ने उसके सामने एसएफएफ को खड़ा किया और इस्तेमाल किया। अब अपनी रिपोर्ट में संदीप पुनिथन ने लिखा है आगे कि एसएफएफ की विशेष तिब्बती पहचान को सहेजने का ध्यान डीजीएस रखते हैं। एसएफएफ को जब भी किसी फ्रंट पर भी होते हैं तो इन्हें आर्मी से अलग ही रखा जाता है, ज्यादा घुलना मिलना नहीं होता है। बटालियन का अपना अलग झंडा है, अलग काम करने का तरीका है, अलग पहचान है। वे सिपाही की तरह या नॉन कमीशन ऑफिसर्स यानी एनसीओस की तरह काम करते हैं। जब कोई युवा तिब्बती एसएफएफ ज्वाइन करता हो तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, आज़ाद तिब्बत, फ्री तिब्बत। मौजूदा हालातों में यह लक्ष्य काफ़ी दूर दिखता है, लेकिन 31 अगस्त से एसएफएफ की ने जो ऊंचाई फतह की है, शायद वहाँ से उन्हें तिब्बत भी नजर आ रहा हो। तो ये थी खबर। मैं हूं सिद्धांत और आप ललन टॉप देख रहे थे। अपनी राय और अपनी बात से हमें अवगत कराइएगा ज़रूर। शुक्रिया।